तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये है तत्वों का आवर्ती विभाजन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, ऋण विद्युता। ओके, फिर इसके बाद हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है संयोजकता। तो सबसे पहले हम ऋण विद्युता को डिफाइन कर लें। तो देखो बच्चों, ऋण विद्युता मीन्स अणु में उपस्थित परमाणु द्वारा सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता को बोलते हैं ऋण विद्युता। बात क्लियर है कि कोई भी अणु है तो उस अणु में जो परमाणु जुड़े हैं, तो इन दोनों परमाणुओं को जोड़ने वाले बंध इलेक्ट्रॉन युग्म को परमाणु द्वारा अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, ऋण विद्युता। मीन्स सीधा सीधा है कि ये परमाणु की नाभिकीय आकर्षण क्षमता की माप है। समझ गए ना कि कौन सा परमाणु जो आपस में जुड़े हैं उनमें से कौन सा परमाणु ज्यादा इलेक्ट्रॉन मतलब नाभिकीय आकर्षण रखता है, बंध इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर दूसरे बंधित परमाणु की अपेक्षा अधिक आकर्षित करता है, हम उसे बोलते हैं उच्च ऋण विद्युतीय तत्व या परमाणु। ठीक है, यह परमाणु आंशिक ऋणावेश ग्रहण कर लेता है कि बंध इलेक्ट्रॉन युग्म को जब अपनी ओर आकर्षित कर लेगा तो उसकी तरफ मतलब आकर्षित करने वाले परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, जिससे उसमें आंशिक ऋणावेश आ जाता है। जबकि दूसरा परमाणु जो कि नाभिकीय आकर्षण कम रखता है उसको बोलते हैं निम्न ऋण विद्युतीय परमाणु कहलाता है, और इसमें आंशिक धनावेश आ जाता है। तो सीधा समझ गए ना कि ऋण विद्युता बंधित परमाणु में दो परमाणुओं की नाभिकीय आकर्षण क्षमता की माप है, एक दूसरे के सापेक्ष नाभिकीय आकर्षण बताता है, और इसीलिए इसकी कोई इकाई नहीं है, ये एक इकाई रहित विद्युत, ठीक है, आवर्ती गुण है। जैसे हम एक एग्जांपल से समझें कि H और Cl आपस में जुड़े हैं, तो H जो है आप देखते हैं कि इसमें एक प्रोटॉन है, तो हम इसे बोलेंगे निम्न ऋण विद्युतीय परमाणु। ठीक है, क्योंकि इसका प्रोटॉन भी एक ही है, और ये हो जाएगा उच्च ऋण विद्युतीय परमाणु। और ये जो है ये हो गया द्विध्रुवीय अणु। तो इस तरह से ऋण विद्युता के अंतर के कारण ये जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये है सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इस युग्म का जो आकर्षण है वो किसके प्रति ज्यादा है, क्लोरीन के प्रति। क्यों? क्योंकि क्लोरीन में तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। ठीक है, तो प्रोटॉन ज्यादा है तो ऑटोमेटिक है कि ये बंध इलेक्ट्रॉन युग्म को ज्यादा आकर्षित करेगा, जबकि हाइड्रोजन में एक ही प्रोटॉन है। ऐसे में HCl एक द्विध्रुवीय हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन में आंशिक धनावेश है और क्लोरीन में आंशिक ऋणावेश है, और दोनों के बीच में जो बंध उपस्थित है हम उसे बोलेंगे पोलर बॉन्ड, ध्रुवीय बंध। समझ लेना, ये क्या हो गया, ध्रुवीय बंध। तो इस तरह से अणु में द्विध्रुवण के कारण एक ध्रुवणता आ गई, और ये द्विध्रुवण कैसे आया, दोनों परमाणुओं की नाभिकीय आकर्षण क्षमता में अंतर के कारण। तो यही नाभिकीय आकर्षण क्षमता ही सीधा सा है ऋण विद्युता कहलाती। तो एक स्वतंत्र परमाणु में नाभिकीय आकर्षण क्षमता मापनी है इलेक्ट्रॉन के प्रति, तो वो हम किससे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता से। लेकिन एक अणु में परमाणु के इलेक्ट्रॉन के प्रति नाभिकीय आकर्षण क्षमता देखनी है तो वो किससे देखी जाती है बच्चों, ऋण विद्युता से। तो इस तरह से ऋण विद्युता ही बंध के ध्रुवीय गुण, अणु के ध्रुवीय गुण को निर्धारित करता है। ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है। अब आता है वेरिएशन कि वर्ग में और आवर्त में इसमें क्या परिवर्तन दिखते हैं। तो पहले अगर हम किसी वर्ग में देखें तो किसी भी वर्ग में जो ऋण विद्युता का मान है वो घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ेगा तो नाभिकीय आकर्षण घटता है। मतलब परमाणु आकार में वृद्धि के साथ, समझ गए ना,
ये जो होती है ऋण विद्युता वो घटती है। मतलब हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि जो ऋण विद्युता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल परमाणु ये है आकार। तो परमाणु आकार बड़ा है तो ऋण विद्युता घटेगी, और यही रीजन है कि फ्लोरीन से आयोडीन तक आप देख रहे हैं घटती जा रही है। 4.0 क्लोरीन में 3.0, ब्रोमीन में 2.8, आयोडीन में 2.5। हालांकि कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे, वो एक अलग चीज है, लेकिन एक जनरल वे में यही है। और आवर्त में चले तो किसी भी आवर्त में इसका मान बढ़ता है। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जैसे जैसे परमाणु आकार छोटा होगा नाभ की आकर्षण बढ़ेगा। प्रोटॉन की संख्या बढ़े और आकार घटे तो नाभ की आकर्षण बढ़ता है, जिसके कारण जो ऋण विद्युता है वो किसी भी आवर्त में चलोगे आप दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, तो ये लगातार घटेगी, बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि परमाणु आकार घटता है। तो लिथियम से लेके हम अगर फ्लोरीन तक देखें तो इस तरह से 0.5 के डिफरेंस से बढ़ रही है। ये पाउलिंग स्केल से निर्धारित की गई वैल्यू है। मतलब लिथियम के बाद बेरिलियम में 0.5 बढ़ गई है, फिर बोरॉन में भी 0.5 बढ़ गई। तो इस तरह से फ्लोरीन तक जाते जाते ये 4.0 हो गई। इसका मतलब समझ रहे हो कि 4.0 का मतलब है कि फ्लोरीन के जो नाभ की आकर्षण क्षमता है वो लिथियम से 4 गुना ज्यादा है, तो बोरॉन से 2 गुना ज्यादा है ना, तो कार्बन से 1.5 गुना ज्यादा है, तो नाइट्रोजन से 1 गुना ज्यादा है। तो इस तरह से ये नाभिकीय आकर्षण की क्षमता का मापक है। ध्यान रखना, ऋण विद्युता की कोई इकाई नहीं होती, मतलब ये एक इकाई रहित, ठीक है, राशि है, भौतिक राशि एक ये। और नाभिकीय आकर्षण क्षमता का मापक है, ये ध्यान रखो। तो ये मैंने आवर्तिता बता दी। तो इस तरह से दोनों हो गए। अब आते हैं कि अगर आपको ऋण विद्युता को देखना है कि किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तो इतना सा याद रखना, ऋण विद्युता समानुपाती परमाणु का नाभिकीय आवेश कितना ज्यादा है, या धनायन का आवेश। अगर धनावेशित आयन है तो उसका आवेश जितना ज्यादा उसकी ऋण विद्युता उतनी ज्यादा। अगर संकृत कक्षक ली गई है तो संकृत कक्षक में जितना ज्यादा S% करैक्टर होगा ऋण विद्युता उतनी ज्यादा होगी। जबकि ऋणावेश बढ़ने से ये घटती है, परमाणु आकार बढ़ने से ये घटती है। समझ लेना। तो ध्यान रखें ये कोई स्थिरांक राशि नहीं है, ये डिपेंड करती है कि परमाणु अणु में किस अवस्था में है, धनायन में है, ऋणायन में है, कितना धनावेश है, कितना ऋणावेश है, कौन सी संकृत अवस्था है। तो ये सब कारक ऋण विद्युता को निर्धारित करते हैं। इसलिए कोई एक फिक्स परमाणु की स्वतंत्र अवस्था में कितनी है ऋण विद्युता ये अलग होगी बात, और आवेशित है तब क्या होगी ये अलग। तो इस तरह से अगर हम देखें कि अगर हम आयरन में देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, धनावेश बढ़ रहा है, तो ऋण विद्युता बढ़ रही है। ऐसे आप ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में जाओगे, जैसे जैसे उनमें संकृत कक्षकों में S लक्षण बढ़ेगा आप देखोगे कि उनकी ऋण विद्युता बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पर sp3 स्टेट है तो यहाँ पर sp2 है, तो यहाँ sp है, तो यहाँ 25% S लक्षण है, यहाँ देखोगे तो 50% जो है S लक्षण दिख रहा है। तो यहाँ पर जो कार्बन की ऋण विद्युता एल्केन में होती है 2.5, एल्कीन में होती है 2.75, जबकि जो एसिटाइलिन या एल्काइन का कार्बन है उसमें जो ऋण विद्युता है कार्बन की वो 3.5 के आसपास, 25 के आसपास पहुंच जाए, जो नाइट्रोजन से ज्यादा और ऑक्सीजन से कम है। तो इस तरह से संकरण से भी प्रभावित होती है। ऋणावेश की बात करें तो जितना ज्यादा ऋणावेश लगा दोगे ना परमाणु में उतना कम नाभ की आकर्षण हो जाएगा, जिससे ऋण विद्युता घटती जाती है ऋणावेश बढ़ने से। तो इस तरह से ऋणावेश हटाते जाओगे तो ऋण विद्युता बढ़ेगी। तो एक जनरल वे में हम ये कह सकते हैं कि अगर एक ही तत्व है, ठीक है, तो एक ही तत्व में आप देखोगे सबसे ज्यादा जो ऋण विद्युता है वो धनायन में होगी, उससे कम परमाणु में और उससे कम उसके ऋणायन। मतलब क्लोरीन प्लस का नाभ की आकर्षण ज्यादा होगा देन Cl, और Cl का ज्यादा होगा देन Cl-। तो इस तरह से ऋण विद्युता कोई एक स्थिरांक राशि नहीं है, ये अणु के बंधन की प्रकृति पर निर्भर करती है।
फिर हम आते हैं विद्युत ऋणात्मकता का मापन। तो देखो बच्चों, विद्युत ऋणात्मकता या ऋण विद्युतता को मापने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्केल दिए हैं, जिनमें से एक ये है पाउलिंग स्केल। तो ये उसका फॉर्मूला है XA माइनस XB इक्वल टू 0.208 रूट डेल्टा ई, और डेल्टा ई है EAA माइनस रूट EAA इंटू EBB, जहां EAA और EBB ये A2 और B2 की बंद ऊर्जाएं, ठीक है, जो कि किलो जूल पर मोल में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? किलो जूल पर मोल, ठीक है, नहीं सॉरी, ये तो है किलो कैलोरी पर मोल, किसमें होनी चाहिए? किलो कैलोरी पर मोल में, तब ये संबंध लगेगा। और EAB है AB की बंद ऊर्जा। XA XB जो है ऋण विद्युताएं हैं, जिनमें से XA की ऋण विद्युता जो ज्यादा है वो यहाँ पर अंतर में रखा जाए, ताकि इसका जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आ जाए। और अगर आपको बंद ऊर्जा किलो जूल पर मोल में दी है, तब आप ये संबंध लगाओ, XA माइनस XB इक्वल टू 0.102 रूट डेल्टा ई, सब वही है, बस यहाँ पर एनर्जी का यूनिट अलग है तो अलग वैल्यू आ गई। तो जब किलो कैलोरी पर मोल में है तब हम इससे निकालते हैं। क्वेश्चन में आपको XA XB में से एक की ऋण विद्युतता दे रखी हो, दूसरे की निकालनी। ये बंद ऊर्जाएं आपको क्वेश्चन में दे रखी होंगी, अब एक एग्जांपल से बताता हूँ। फिर आती है मुलिकन स्केल। तो मुलिकन के अनुसार किसी भी तत्व की जो ऋण विद्युतता है वो उसके IP और EA, IP मतलब तत्व का आयनन विभव इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, EA मतलब इलेक्ट्रॉन बंद होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनके औसत मान के बराबर होती है। मतलब हम दोनों के मान जोड़ के 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो एवरेज वैल्यू आएगी यही है मुलिकन स्केल की ऋण विद्युतता। लेकिन ये काफी डिफरेंस आता है इस फॉर्मूले में, तब इसके लिए जो XM है अगर उसे 2.8 से डिवाइड कर दिया जाए तो फिर वो XP में बदल जाती है। मतलब है पाउलिंग स्केल के अनुसार ऋण विद्युतता, मतलब यहां पर ये है, ठीक है, पाउली स्केल के अनुसार ऋण विद्युतता, समझिए ना। तो अगर हमें XM को XP में बदलना है तो 2.8 से XM को डिवाइड कर दोगे, वो XP में आ जाएगा। डायरेक्ट XP निकालना है तो IP प्लस EA अपॉन 5.6, क्योंकि उसमें 2.8 इंटू 2 कर दें तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। एक है अलार्ड रासो स्केल। तो अलार्ड रासो स्केल जो है ये है, इसका फॉर्मूला XAR 0.359 इंटू ZEF अपॉन R स्क्वायर प्लस 0.744, जहां ZEF इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो इसको कैलकुलेट करने के अलग रूल्स हैं, है ना। अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट ZEF दे दिया जाए तो हम ये फॉर्मूला, R है कोवेलेंट रेडियस ऑफ एलिमेंट, जिसकी आप A, ठीक है, ऋण विद्युतता निकाल रहे हैं, उसकी कोवेलेंट रेडियस, और वो किसमें होनी चाहिए? एंगस्ट्रॉम। तब आप इससे निकाल सकते हैं परमाणु की ऋण विद्युतता। अगर हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी है। AR इक्वल टू, ठीक है, यहाँ हो गया Y, तो ये है MX प्लस, तो यहाँ पर जो X वैल्यू है वो है ZEF अपॉन R स्क्वायर, और Y हो गया XR, और जो ये दिख रहा है 0.359 ये इसका स्लोप है, ढाल दिख रहा है, और 0.744 से की वैल्यू जो है वो अंतर खंड से निकाली जा सकती है। तो इस तरह से एक ग्राफ भी इंपॉर्टेंट रहता है इसका। क्वेश्चन आ जाता है कि जो अलार्ड रासो में जो स्लोप मिलता है उससे क्या वैल्यू न्यूमेरिकल निकाली जा सकती है। तो 0.359 इंटरसेप्ट से 0.744। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं, जैसे कि HF की बंद ऊर्जा है 134.6 किलो कैलोरी, BE मतलब हाइड्रोजन की 104.2 और फ्लोरीन की है 36.6, XH दे रखी है हाइड्रोजन की ऋण विद्युतता 2.1, तो आपको फ्लोरीन की निकालनी, जो आंसर आएगा 3.85 करके देखना। किलो कैलोरी वाला फॉर्मूला लगाओगे, X मतलब F माइनस XH, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, XF माइनस XH, ऋण विद्युताओं के अंतर को पॉजिटिव लेना है 0.20, यहाँ हो जाएगा 0.208 रूट डेल्टा E। तो जब आप डेल्टा E निकालोगे तो आप लिखोगे EHF माइनस रूट EH2 इंटू EF,
बस इसके बाद सॉल्व करेंगे। ऐसे IP और EA फ्लोरीन के दे रखे हैं 17.42 और 3.45। तो फ्लोरीन की हमें XM और XP फॉर फ्लोरीन ये निकाल, तो आएगी 3.4। ठीक है, तो ये निकाल के दीजिए। अब हम आ जाते हैं इसके बाद बैलेंस तत्वों की संयोजकता। हालांकि हम केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ेंगे यार, कई जगह आएगा, फिर भी बता दूं तत्वों की संयोजकता मतलब तत्व की अन्य तत्वों के साथ संयोजन करने की संयोजन क्षमता, उसकी संयोजकता कहलाती है। मतलब एक तत्व दूसरे तत्व के साथ कितने संयोजन कर सकता है, कितने बंध बना सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है बच्चों, संयोजकता। किसी भी तत्व की अधिकतम संयोजकता उस तत्व के संयोजी कोष में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। मतलब किसी तत्व की अधिकतम संयोजन क्षमता उतनी ही हो सकती है जितने की उसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के सापेक्ष तत्वों की संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से 1 तक घटती है, जबकि ऑक्सीजन के सापेक्ष 1 से 8 तक बढ़ती है। और ये किसमें है, और यह है क्रम आवर्त में दिखाई देता है। ठीक है, जबकि वर्ग में जो है अधिकतम संयोजकता जो है स्थिर है, वो नहीं बदलती, क्योंकि संयोजी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम है। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन से लेकर फ्लोरीन तक चल रहे हैं, तो हाइड्रोजन के सापेक्ष देखो LiH मिलता है, BeH2 होता है, BH3 होता है, CH4, फिर घटना शुरू हो गई NH3H2OH। लेकिन अगर ऑक्सीजन के सापेक्ष देखो तो Na2 एक, MgO में 2, Al2O3 में 3, SiO2 में 4, P2O5 में फास्फोरस के 5, SO3 में 6, ठीक है, Cl2 7 में 7 और HCO4 भी बनता है, तो 8 तक। तो किसी भी वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या या अंतिम कोष का विन्यास समान रहता है, इसलिए वर्ग की अधिकतम संयोजकता का मान स्थिर रहेगा। जबकि आवर्त में चलोगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है, इसलिए संयोजकता बढ़ेगी। जैसे लिथियम से क्लोराइड से लेकर सीजियम क्लोराइड तक आप चलें तो सबकी संयोजकता आपको एक ही वर्ग में समान दिख रही है। क्यों? क्योंकि संयोजी कोष का विन्यास बिल्कुल समान रहता है। जैसे ये है एल्कली, मेटल, क्षारीय धातु, तो सबके अंतिम कोष में है NS1, सबकी संयोजकता 1 दिखेगी। आवर्त में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः एक इकाई के साथ बढ़ती है और अधिकतम 8 तक पहुंच जाती है। इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार संयोजकता भी एक एक यूनिट के साथ बढ़ती जा रही है। सोडियम अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम में 3, सिलिकॉन में 4, फास्फोरस में 5, सल्फर में 6, क्लोरीन में 7 और जिनोन में 8 तक पहुंचे। अगर हम विकर्ण, तो ये था आवर्ती गुण। एक और बता दूं, विकर्ण संबंध। तो आवर्त सारणी में जो द्वितीय आवर्त के और तृतीय आवर्त के तत्व होते हैं वो विकर्ण रूप से गुणों में समानता दर्शाते हैं। इसी को बोला गया है बच्चों क्या, विकर्ण संबंध। द्वितीय आवर्त के प्रथम 3 तत्वों में ये मुख्य रूप से पाया जाता है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन और नाइट्रोजन, है ना। इनके नीचे ये तत्वों के साथ साथ ये विकर्ण रूप से आप देख रहे हैं, लिथियम का संबंध मैग्नीशियम से है, बेरिलियम का एल्यूमिनियम से है, बोरॉन का सिलिकॉन। तो मैन ये 3 तत्वों में ही ये विकर्ण संबंध मिलता है। और तत्वों के विकर्ण संबंध का मुख्य कारण है इनके धनायनों के समान आयनिक विभव, इस आवेश अपॉन त्रिज्या का अनुपात समान हो जाता है, जिससे इनकी ध्रुवण क्षमता समान हो जाती है और इनके गुणों में भी क्या आ जाती है, रासायनिक गुणों में, भौतिक गुणों में समानता। तो कुल मिला के ये है हमारे आवर्त सारणी के सभी आवर्ती गुण, जिनको मैंने कंप्लीट कर दिया। अब हम जो अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे वो होगा केमिकल बॉन्डिंग। ओके, तो इस तरह से हमारा टोटल आवर्त सारणी फिनिश होगा।